नमस्कार, दिल्ली तक की खास पेशकश सियासी संवाद देख रहे हैं आप। और इस बार सियासी संवाद का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हाल ही में दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्ड पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए, जिसने दिल्ली वालों को भी चौंका दिया। आम आदमी पार्टी जहां 3 सीटें जो साल 2022 में उसने जीती थी, हालांकि वो 3 सीटें नहीं जीती लेकिन 2 नई सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने जहां साल 2022 में 9 सीटें अपने नाम की थी, वो 7 पर ही सिमट कर रह गई। एक कांग्रेस का भी खाता खुला और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत हासिल कर चुका है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी के इस बार के नेतृत्व यानी सौरभ भारद्वाज की, कि आखिरकार सौरभ भारद्वाज के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था और अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को फ्री हैंडेडली पूरे चुनाव को लड़वाने की जिम्मेदारी दी। तो अब इस अग्नि परीक्षा में सौरभ भारद्वाज कामयाब हुए या नहीं, इस पर सियासी संवाद में आज हम चर्चा करेंगे। तो विजय, सबसे पहले बात करते हैं सौरभ भारद्वाज, जो कि ग्रेटर कैलाश से साल 2025 में अपना एमएलए का चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी सौरभ भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी। क्या इस उपचुनाव में उन्होंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई या फिर नहीं? देखिए, आपने सौरभ भारद्वाज का जो अभी परिचय दिया वो इस तरह से दिया कि विधानसभा चुनाव जो इस साल हुए उसमें सौरभ भारद्वाज हार गए थे और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। यानी कि सौरभ भारद्वाज अपने आप में एक बड़े नेता हैं। और इस उपचुनाव की बात करें तो 12 सीटों पर जो हुआ, मुझे लगता है कि इस उपचुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हों, लेकिन सौरभ भारद्वाज का नेतृत्व इससे समझ आता है कि वो काफी बड़े लीडर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस चुनाव को लड़ा। आपने जैसे बताया कि 2 सीटें भले ही आम आदमी पार्टी ने वो हारी हों अपनी, लेकिन 2 नई सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। तो इसका सारा क्रेडिट एक तरह से सौरभ भारद्वाज को जाएगा, चाहे फिर वो टिकट वितरण की बात हो। इस बार जिस तरह से सौरभ भारद्वाज पहले से कह रहे थे कि परिवारवाद को वो विरोध करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ हैं और किसी भी ऐसे नेता को टिकट नहीं मिलेगा जो परिवारवाद को बढ़ावा देता है। और यही हालांकि कई वार्ड में सौरभ भारद्वाज अपनी ही कथनी और करनी में फंसे हुए नजर आए। बिल्कुल अशोक विहार वार्ड में ऐसा हुआ जहां उन्होंने विकास गोयल की पत्नी को टिकट दे दिया और फिर वहां के जो पूर्व विधायक वजीराबाद के राजेश गुप्ता, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जिसका असर फिर अगले दिन चुनाव परिणामों में हुआ। अगर देखा जाए तो ओवरऑल सौरभ भारद्वाज ने काफी अच्छा नेतृत्व आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में किया। परिणाम भले ही 7-3-1-1 रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये परिणाम ज्यादा दुखद नहीं कहा जाएगा। और सकारात्मक इसलिए भी है क्योंकि 2 नए वार्ड भी आम आदमी पार्टी ने इस बार उस पर जीत हासिल की है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को जिन 3 वार्ड पर आम आदमी पार्टी जीती है उनके आंकड़े बता देते हैं, उन सीटों का समीकरण बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंडका वार्ड की, जहां पर साल 2022 में बीजेपी के गजेंद्र सिंह दराल जीते थे। हालांकि जीत का जो मार्जिन था गजेंद्र सिंह दराल का वो बहुत ज्यादा था, 9000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से गजेंद्र सिंह दराल साल 2022 में पार्षद चुने गए थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल लाकड़ा ने उन्हें बीजेपी का जो कैंडिडेट है जयपाल सिंह दराल, उन्हें कड़ी टक्कर दी। हालांकि पोलिंग इस बार कम हुई, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अनिल लाकड़ा 1577 वोटों से इस वार्ड में जीते। बड़ी जीत है ये। जी देखा जाए मुंडका विधानसभा जब चुनाव हुए तो विधानसभा में बीजेपी को लाखों वोट यहां से मिले थे, गजेंद्र दराल जो विधायक बने। लेकिन अभी सरकार को बने 8-10 महीने हुए हैं और इस विधानसभा या इस वार्ड में इस तरह से सरकार के विरुद्ध लोगों ने वोट किया कि आम आदमी पार्टी को इस सीट से जिताया। अगली सीट नारायणा की है। जी बिल्कुल, और नारायणा पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग टफ फाइट हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैंडिडेट के बीच। और ये देखा गया कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महज 148 वोटों से जीते। यहां पर राजन अरोड़ा ने जीत हासिल की और बीजेपी की चंद्रकांता श्रीवानी को 148 वोटों से हरा दिया। यहां पर बात की जाए, अगर चुनावी नतीजे जिस दिन आ रहे थे उस वक्त राजन अरोड़ा
की जीत के बाद आम आदमी पार्टी की सांसें ऊपर नीचे हो गई थी, क्या कुछ मामला था? देखिए, मामला ये था कि जब 148 वोटों से खाली बीजेपी यहाँ हारी, तो बीजेपी नेताओं ने रिकाउंटिंग की अपील की, रिक्वेस्ट की चुनाव आयोग से कि वो इस सीट पर एक बार फिर काउंटिंग करे, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको खारिज कर दिया। और सांसें इसलिए बढ़ गई थी कि रिकाउंटिंग या फिर आखिरी जो राउंड होता है वो काउंटिंग का, वही दिक्कत अशोक विहार वार्ड में भी आई थी, जहां चुनाव आयोग का एक आंकड़ा आया था कि आम आदमी पार्टी जीत गई है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपडेट आई कि 10 राउंड के बाद जो काउंटिंग खत्म हो चुकी है, जो रिजल्ट घोषित हुआ, वहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हार गया, बीजेपी जीत गई। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि अगर नारायणा सीट पे भी रिकाउंटिंग होती है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां भी बीजेपी जीत जाए और आम आदमी पार्टी जो 148 वोटों से जीती है वो कहीं हार ना जाए। इसीलिए सांस से ऊपर नीचे उस दिन आम आदमी, हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो बीजेपी नेताओं ने रिकाउंटिंग की अपील की थी उसे इलेक्शन ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया और राजन अरोड़ा की 148 वोटों से जीत उस वार्ड में बरकरार रही। जी, इस वार्ड में अगर आप जीत का क्रेडिट देते हैं तो दुर्गेश पाठक को भी देना होगा, क्योंकि दुर्गेश पाठक जो नारायणा वार्ड है ये राजेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। हालांकि राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक इस बार चुनाव हार गए थे, करीब 1100 वोटों से वो अपना चुनाव हारे थे। उन्हें बीजेपी के उमंग बजाज ने हराया था, लेकिन वो अभी भी उस सीट पर लगातार काम कर रहे हैं। ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है, पहले वो पार्षद रह चुके हैं यहां से, फिर एमएलए का चुनाव उन्होंने जीत चुके हैं। हालांकि इस बार वो हार गए थे, लेकिन ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है और सौरभ भारद्वाज ने यहां पर पूरी जिम्मेदारी भी दुर्गेश पाठक के कंधों पर ही दी। और ये देखा भी गया कि दुर्गेश पाठक नॉमिनेशन से लेकर कैंपेन तक, कैंपेन से लेकर चुनावी नतीजों के दिन तक अपने प्रत्याशी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा लीडर राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा वार्ड में प्रचार करने नहीं पहुंचा, क्योंकि दुर्गेश पाठक का भी इस इलाके में दबदबा काफी अच्छा है और दुर्गेश पाठक की कैंपेनिंग का फायदा राजन अरोड़ा को हुआ और वो इस बार चुनाव जीत गए। बिल्कुल, लेकिन अगर टिकट वितरण की अगर बात करें तो सौरभ भारद्वाज ने जैसे कहा था कि परिवारवाद को वो खिलाफ हैं, वही दिक्कत उन्हें चांदनी महल सीट में हुई, जहां जी, लेकिन चांदनी महल की बात अब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक और वार्ड आम आदमी पार्टी ने जीता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणपुरी वार्ड, जहां पर आज तक बीजेपी नहीं जीती और ये सिलसिला एक बार फिर कायम रहा। और यहां पर भी देखा गया कि जिस तरह से नारायणा वार्ड में दुर्गेश पाठक की कैंपेनिंग का फायदा प्रत्याशी को हुआ, यहां पर देवली से विधायक प्रेम चौहान की कैंपेनिंग का फायदा भी रामस्वरूप कनौजिया को हुआ और काफी अच्छे मार्जिन से रामस्वरूप कनौजिया ने दक्षिणपुरी से ये चुनाव जीता। देखिए, प्रेम कुमार जो हैं वो विधायक देवली से हैं, लेकिन पिछली बार वही इस सीट से पार्षद थे और उनकी फेस वैल्यू वहां बहुत अच्छी है। हालांकि वो आखिरी दिनों में प्रचार करने गए थे, लेकिन उनको लोग काफी सपोर्ट वहां करते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पे रहते हैं और जिस तरह के लोग वहां रहते हैं प्रेम कुमार उन्हीं की तरह बन के रहते हैं, उनके साथ मिलते जुलते हैं और जमीनी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है प्रेम कुमार की। और दक्षिणपुरी वार्ड भी ऐसा है जहां आज तक, जैसे आपने बताया, बीजेपी जीती ही नहीं है, तो यहां थोड़ा आम आदमी पार्टी की राह और आसान हो जाती है। और यही वजह है कि इस सीट पर भी रामस्वरूप कनौजिया आराम से इस सीट को जीत गए। और थोड़े से आंकड़े भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि रामस्वरूप कनौजिया को इस बार जो वोट मिले थे वो नंबर है 12,372 वोटों का, और वहीं बीजेपी की कैंडिडेट रोहिणी को 10,110 वोट मिले थे और इन दोनों के बीच जो जीत हार का मार्जिन था वो लगभग 2262 वोटों का था। तो 2262 वोट एक अच्छा नंबर है निगम चुनाव को देखा जाए। हालांकि उपचुनाव में वोटिंग बहुत कम हुई है, लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि प्रेम चौहान ही साल 2022 में इस वार्ड से पार्षद चुने गए थे और उनकी जो जीत का मार्जिन था वो 6000 से ज्यादा वोटों का था। हालांकि वो मार्जिन इस बार पाटना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि पोलिंग ही उस हिसाब की नहीं हुई है। जी बिल्कुल। अब चांदनी महल सीट की भी बात कर लेते हैं, जो इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। बिल्कुल, सुर्खियों में रहने की वजह यह थी कि जो 6 बार के विधायक थे और
उनका बेटा भी अभी मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी से विधायक है उस सीट से, मटिया महल विधानसभा की चांदनी महल सीट, जहां से शोएब इकबाल अपने करीबी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए टिकट मांग रहे थे। लेकिन जैसे सौरभ भारद्वाज ने पूरे चुनाव कैंपेन में कहा कि परिवारवाद पर वो चोट करेंगे, परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो उन्होंने वहां शोएब इकबाल की बात नहीं मानी। इसका नुकसान भी उन्हें चुनाव नतीजों में देखने को मिला और ये सीट आम आदमी पार्टी ने गंवा ली, क्योंकि 2022 में इस सीट से आले इकबाल ने चुनाव लड़ा था और बम्पर तरीके से वो जीते थे। 17,000 वोटों से वो जीते थे और विधानसभा चुनाव में भी वो बड़ी जीत उनकी हुई थी। लेकिन जब ये एमसीडी का उपचुनाव हुआ तो यहां से शोएब इकबाल ने पहले पार्टी से बगावत करके अपनी दूसरी पार्टी बना ली, अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उसके बाद शोएब आले इकबाल जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आए और डिजिटल तौर पर कह सकते हैं ऑनलाइन तरीके से उन्होंने अपने पिता के द्वारा खड़े किए कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। ये बड़ी वजह बनी और यहाँ शायद सौरभ भारद्वाज चूक गए शोएब इकबाल के किले को भेदने में। जी बिल्कुल। और अगर सौरभ भारद्वाज की बाकी अन्य वार्ड पर जहां जीत हुई है वहां पर अगर उनके नेतृत्व की बात की जाए तो नो डाउट बहुत अच्छे फैसले लिए, लेकिन चांदनी महल वार्ड पर सौरभ भारद्वाज से कैंडिडेट के बीच जो कंट्रोवर्सी हमने देखी, शोएब इकबाल बहुत राजनीतिक रसूख उनका बहुत पुराना है, लगभग 30 सालों से ज्यादा क्या राजनीतिक एक्सपीरियंस है और शेर दिल्ली का उन्हें खिताब मिला है। और बात की जाए अगर विधायक रहने की तो मटिया महल विधानसभा से शोएब इकबाल 6 बार के विधायक रह चुके हैं और वो 6 बार विधायक आम आदमी पार्टी से नहीं रहे, अलग अलग दल से रहे हैं। और ये बात साफ हो जाती है कि मटिया महल विधानसभा में कहने को 5 वार्ड आते हैं और चांदनी महल उन्हीं में से एक है। तो चांदनी महल वार्ड पर सौरभ भारद्वाज को यह सोचना चाहिए था कि आप एक 30 साल की राजनीति कर चुके एक परिपक्व नेता के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो उससे नुकसान आपको ही पहुंचेगा, क्योंकि जो 6 बार वो विधायक बने हैं वो अपने चेहरे पर बने हैं, किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं बने। और यहां पर भी अगर जो उनके कैंडिडेट को वोट मिले हैं और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिले हैं और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अगर शोएब इकबाल की पसंद का होता इस बार, तो ये जीत इस बार की भी बड़ी जीत हो सकती थी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जीत हो जाती। और जैसे कि आपने बताया कि शोएब इकबाल की फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है, सिर्फ चांदनी महल वार्ड में नहीं बल्कि पूरी मटिया महल विधानसभा में शोएब इकबाल एक बड़ा चेहरा है। अब बात करेंगे चांदनी चौक सीट की जो आम आदमी पार्टी ने इस बार हारी है। जी बिल्कुल, चांदनी चौक सीट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हार गए और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहां पर ज्यादा वोटों से नहीं हारे हैं, लगभग 1182 वोटों से हर्ष शर्मा की हार हुई है और बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता को 7,825 टोटल वोट मिले हैं। यहां पर कहा जाता है कि ये जो पूरा वर्ग है चांदनी चौक वार्ड का वो पूरा व्यापारी वर्ग है और व्यापारी वर्ग सिर्फ अपने नेता के कहने पर वोट करते हैं। और ये देखा गया कि भले ही आम आदमी पार्टी का इस चांदनी चौक में विधायक हो, लेकिन जो बीजेपी सांसद है चांदनी चौक से वो इस इलाके में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जो व्यापारियों का संगठन है पूरे देश का, उसके वो अध्यक्ष हैं तो प्रवीण खंडेलवाल, और प्रवीण खंडेलवाल के कहने पर नो डाउट वहां व्यापारी वर्ग ने बीजेपी को मतदान किया और उसका फायदा बीजेपी को हुआ और आम आदमी पार्टी यहां पर महज 1182 वोटों से हार गई। वो भी तब जब प्रवीण खंडेलवाल लगातार चांदनी चौक वार्ड में प्रचार कर रहे थे, खुद सीएम रेखा गुप्ता आई थी, कई मंत्री लगे हुए थे। और अगर देखा जाए तो पिछली 2022 एमसीडी चुनाव से अगर इस चुनाव की तुलना करें तो वहां 9 सीटों पर बीजेपी जीती थी और यहाँ 7 सीटों पर जीती है, यानी 2 सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को ध्यान से देखें तो बीजेपी 2 नहीं 3 सीटें हारी है। संगम विहार की सीट भी बीजेपी ने हारी है, हालांकि एड ऑन जो सीट हुई है वो चांदनी चौक हुई है, लेकिन बीजेपी ने मुंडका, नारायणा और संगम विहार की सीट हारी है। और संगम विहार तो कांग्रेस ने जीती है, तो खैर वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जो सौरभ भारद्वाज की
के नेतृत्व की जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में तो पार्टी के हित में नजर आया, क्योंकि अभी आगे लेकिन इस बीच एक वार्ड ऐसा भी था, अशोक विहार वार्ड, उस पर भी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले हमने देखा आम आदमी पार्टी के बीच ही बगावत शुरू हुई। आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक वजीराबाद से राजेश गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दिया और गंभीर आरोप लगाए कि सौरभ भारद्वाज परिवारवाद कर रहे हैं इस वार्ड में। विकास गोयल नहीं तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। स्थानीय नेता से किसी तरह की रायशुमारी नहीं की गई, जिससे नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया। रोते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। जी, रोते हुए ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा था और उन्होंने न सिर्फ सौरभ भारद्वाज पर बल्कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया था कि वो सुनते नहीं थे। अभी भी सौरभ भारद्वाज उनकी बात नहीं सुनते और ठीक चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने भाजपा का दामन थामा, जिसका असर वोटिंग पर भी हुआ। और अगर ऐसा नहीं होता, ये यहाँ सौरभ भारद्वाज, देखिए अगर चांदी महल की बात करें और अशोक विहार की बात करें, अगर सौरभ भारद्वाज स्थानीय नेता की बात सुन लेते तो ये 3 का आंकड़ा 5 पहुंच जाता था और शायद तब भाजपा को बड़ी चोट लगती कि 5 सीटें ये जीत गए हैं। हालांकि भाजपा ने 7 ही सीटें जीती हैं, अगर एक सीट और कम हो जाती तो भाजपा की 6 हो जाती और आम आदमी पार्टी 5 पर चली जाती और एक सीट जो कांग्रेस ने जीती है, तब कुल मिला के 12 सीटें हो जाती। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने इन दोनों सीटों पर स्थानीय नेताओं की नहीं सुनी। और अगर देखा जाए दक्षिणपुरी में और नारायणा में, तो स्थानीय नेताओं, चाहे दुर्गेश पाठक हों चाहे प्रेम चौहान हो, इन दोनों ने खूब काम किया, खूब प्रचार किया और आराम से वो उन सीटों पर जीत गए। और यहाँ पर यह भी देखना होगा, मुंडका वार्ड में भी कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का नहीं पहुंचा था, तो वहां पर भी जो वोट पड़े हैं वो कैंडिडेट के चेहरे पर पड़े हैं। आंकड़ा का काफी अच्छा होल्ड उस सीट पर माना जाता है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी माना जा रहा था कि अनिल लाकड़ा को वहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस वार्ड में उनकी काफी अच्छी पकड़ भी है और फिर जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ भी लोगों में थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काम नहीं हुआ जनता का, और उसी का खामियाजा बीजेपी को मुंडका वार्ड पर देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करें विजय, तो सौरभ भारद्वाज को इस बार इन 12 वार्ड पर निगम चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने दी और ये कहना गलत नहीं होगा कि सौरभ भारद्वाज ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। वो अपनी इस अग्नि परीक्षा में कुछ हद तक सफल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो साल 2022 में 3 वार्ड जीती थी इन 12 में से, वो 3 का आंकड़ा बरकरार रखने में कामयाब हुई है। हालांकि उसकी 2 पुराने वार्ड उनसे जा चुके हैं वहां से सत्ता, लेकिन 2 नए वार्ड में एंट्री होना ये पार्टी के लिए एक सकारात्मक ऑप्शन है और एक पॉजिटिविटी है और कार्यकर्ताओं में नो डाउट इससे बूस्ट इनहैंस होगा, क्योंकि देखा गया है लोकसभा चुनाव बुरी हार, विधानसभा चुनाव में हार, मेयर चुनाव ये लड़े ही नहीं और उसके बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय जो नेता हैं, उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटा होगा और ये 3 वार्ड में जीत कहीं ना कहीं उनके मनोबल को, उनके स्टेमिना को बूस्ट करने का काम करेंगी। बिल्कुल, देखिए इस साल जो भी चुनाव हुए वो आम आदमी पार्टी के हित में तो नहीं गए, जो परिणाम रहे वो आम आदमी पार्टी के हित में तो नहीं रहे, लेकिन ये साल जाते जाते शायद कोई खुशखबरी आम आदमी पार्टी को दे दे। जैसे आपने बताया कि 2 नए वार्डों में एंट्री हुई है। अब मेरे ख्याल से जो सौरभ भारद्वाज प्लानिंग कर रहे होंगे वो अगले साल जो मेयर चुनाव होगा उसकी कर रहे होंगे और जो 2027 में निगम चुनाव होगा उसकी तैयारी होगी, क्योंकि जो आपने बताया कि 3 सीटों में पहले भी थे और 3 सीटों पे अभी भी बरकरार है, वो भी तब जब ये माना जाता है कि जब उपचुनाव होता है वो तो जिसकी सरकार होती है उसी को पक्ष में ही वो उसका नतीजा आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जिसकी सरकार थी यानी भाजपा की, उनकी ही सीटें जनता ने घटा दी। तो अब ये देखना होगा कि अब यहाँ से सौरभ भारद्वाज अगला जो अब आने वाला साल है, अगले जो चुनाव है उनमें किस तरह की रणनीति लेकर जाते हैं और किस तरह से एक बार वापस से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मजबूत करने का काम करते हैं। जी, और इसी के साथ अगर आम आदमी पार्टी का निगम में फाइनल नंबर अब देखें तो पहले 99 पार्षद थे और अब
अब इस 3 वार्डों में जीत के बाद आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा है वो निगम में 102 पार्षदों का हो गया है। हालांकि मेयर बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े से आम आदमी पार्टी अभी पीछे है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ही स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो मेयर चुनाव में चूंकि इस साल जब नहीं लड़ी थी तो आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना था कि इस बार वो ट्रिपल इंजन की सरकार को मौका देकर देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर सरकार तीनों निगमों में इनकी होगी तो जवाबदेही भी इनकी होगी अगर दिल्ली का काम नहीं होता है। बहरहाल सियासी संवाद के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे हफ्ते के एक ऐसे मुद्दे के साथ जो पूरे हफ्ते सुर्खियों में रहा। नमस्कार।